नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और अब आईपीएल का जो सफर है वो पहुंच गया है 32वें मैच तक। यानी आज जो मैच खेला जाएगा वो है 32 यानी 32वां मैच आईपीएल के 2025 सीजन का। बीती रात जो मुकाबला हुआ वो आपने देखा ही। वहां तो ऐसा लगा अंकिता जैसे होड़ इस बात की लगी है कि ज्यादा खराब कौन खेलेगा। उस पर बात करेंगे, आज के मुकाबले पर बात करेंगे, पिच क्या कह रही है ये भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे सटीक प्लेइंग 11 भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इस अपडेट से कि आज आईपीएल के 2025 सीजन का 32वां मैच खेला जाएगा, जहां मुकाबला है दिल्ली वर्सेस राजस्थान। यानी एक टीम जिसने इस लीग के इतिहास में पहली बार खिताब जीता था और तब से लेकर अब तक उसको उस खिताब का इंतजार है। और दूसरी तरफ वो टीम जो अभी तक एक भी बार इस खिताब को नहीं जीत पाई है, यानी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। टीम का नाम तक बदल गया लेकिन टीम की किस्मत नहीं बदली। शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में डीसी वर्सेस आरआर मुकाबला देखने को मिलेगा। दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि राजस्थान की टीम है 8वें नंबर पर। यानी पॉइंट टेबल ये बता रही है अंकिता कि दोनों ही टीमों की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बड़ा फर्क रहा है। मतलब दिल्ली ने जिस तरह से खेला है और राजस्थान ने जिस तरह से खेला है वो उसकी स्टैंडिंग में दिखाई दे रहा है। एक टीम सेकंड नंबर पर है, एक टीम 8वें नंबर पर है। बावजूद इसके राजस्थान की टीम को कमजोर आंकना मतलब गलती ही होगी। हाँ, क्योंकि अभी दिल्ली की टीम जो है वो ना बैक टू बैक जो है वो 4 मैच जीत कर आई थी, लेकिन मुंबई के खिलाफ जो है वो पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो ये मैच जो है ना, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे और भी ज्यादा टफ कंपटीशन टीमों के बीच में होता जाएगा। एक खिताब जो है वो आरआर के पास है, वो भी पहला खिताब था साल 2008 जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। उसी वक्त जो था वो टाइटल जो था वो आरआर ने अपने नाम किया था, लेकिन उसके बाद से एक लंबा अरसा हो गया, कप्तानी बदली, बहुत सारे कप्तान बदले, लेकिन ट्रॉफी अभी तक हाथ नहीं आई। लेकिन संजू सैमसन अब क्या आज के मैच में कुछ अलग करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे 8वें पायदान पर है। अगर ये मैच हारे तो आपका जो रन रेट है, जो पॉइंट्स है वो आपको मिलेंगे नहीं और आप मतलब वही चीजें होती है ना कि फिर आप और पीछे चले जाएंगे। प्लेऑफ की रेस जो है और भी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। और आज के मैच में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या अक्षर पटेल जीत की पटरी पर आ पाएंगे, क्योंकि एक हार जो है वो आपको पीछे ढकेल देती है। और होम ग्राउंड पे अगर मैच होने वाला है तो इंटरेस्टिंग होने वाला ही होगा। लेकिन दिल्ली की टीम में भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर उनका रहा है ना, वो भी थोड़ा सा वीक नजर आया अभी तक के मैच में। बिल्कुल, पिछले मैच में जिस तरह से अपने ही घर में दिल्ली की टीम को हार का सामना करना पड़ा वो थोड़ा चौंकाने वाला भी था। जिस तरह से एक के बाद एक लगातार 3 गेंदों पर विकेट गिरे और जिस तरह से वो मुकाबला दिल्ली की टीम ने हाथ से बिल्कुल हाथ आई बाजी को गंवाया, ये एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या इसके बाद से दिल्ली की टीम वो दमखम वापस दिखा पाएगी, वो जीत की पटरी पर वापस आ पाएगी जहां से उसने शुरुआत की थी, या फिर जैसा हमने देखा है इस लीग के इतिहास में कि कई टीमें शुरुआत बहुत अच्छा करती हैं फिर वो अपने रास्ते से भटक जाती हैं, कई टीमें खराब शुरुआत करती हैं वापस अपने रास्ते पर आ जाती हैं। सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो इस सीजन में दोनों टीमों की स्थिति है वो आपको बता देते हैं। पहले दिल्ली की टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं। मतलब अगर इन दोनों टीमों का इस सीजन का आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें जो स्थिति है वो ये है कि दिल्ली की टीम ने 5 मैच खेले हैं। 5 मैच के बाद दिल्ली के खाते में 4 जीत है और 1 हार है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि 4 जीत का मतलब 8 पॉइंट और 8 पॉइंट का मतलब इसमें 2 जुड़ जाएंगे तो आप डबल डिजिट में जाएंगे, जो टीम के लिए पहला मील का पत्थर यानी माइलस्टोन होता है। राजस्थान की हालत अच्छी नहीं है। 6 मैच ये टीम खेल चुकी है, 2 जीत इसके खाते में है, 4 हार इसके खाते में है। राजस्थान के लिए प्लेऑफ अब मुश्किल होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका इक्वेशन भी बहुत सीधा है अंकिता। 6 मैच आप खेल चुके हैं, आज मैच नंबर 7 है, यानी कुल 8 मैच आपके पास अभी बचे हुए हैं। जीत आपके पास सिर्फ 2 है। अब अगर हम मान लें कि वो आखिरी टीम प्लेऑफ की जो 14 पॉइंट पर जाती है, यानी 7 जीत के बाद जाती है, तब भी आपको 8 में से 5 मैच जीतने। और अभी तक की जो परफॉर्मेंस रही है राजस्थान की, उससे लगता नहीं उसने वो मतलब जीतने की बात अलग है, जीत जाए, लेकिन वो जो आप भरोसा अपने फैंस को दिलाते हैं ना, वो भरोसा नहीं दिला पाई राजस्थान की टीम कि हाँ अगर 8 मैच में से 5 जीतना है तो हम 5 जीत लेंगे। बेहतर होगा आज का मैच जीते और अपने लिए इक्वेशंस को थोड़ा आसान करें, क्योंकि 2 मैच अगर आपने जीते हैं और 4 मैच गंवाए तो आपका मतलब जो रिकॉर्ड है वो दर्शाता है कि आपकी टीम में जो है ना वो मतलब जीतने की ललक नजर नहीं आ रही। 2 जीत अगर आपके पास है और 4 हार है तो ये दर्शाता है कि आप में वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आता, जीत की ललक नजर नहीं आती। दिल्ली की बात करें तो पिछला ही मैच जो है वो हारी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टफ चैलेंज थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि अपने ही होम ग्राउंड में पिछले मैच में जो कि मुंबई के साथ मैच हुआ था इसी ग्राउंड पर हार गई थी। तो थोड़ा सा वो भी होगा कि क्या इस मैच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब भी आपको लगता है कि आप मैच को जीतने
जीतने वाले हैं, तो पलड़ा जो है वो थोड़ा सा सामने वाली टीम का भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि जो टीमें नीचे लगी हुई होती है, जैसे चेन्नई ने अभी हाल फिलहाल में जो मैच जीता था, तो भले ही पॉइंट्स टेबल पर नीचे, लेकिन जीत जो होती है वो आपको थोड़ी सी होप लेकर आती है और आपका जो रन रेट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो दिल्ली की टीम जो है वो थोड़ी सी बैलेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले मैच में जैसे हमने देखा था कि एक के बाद सारे विकेट्स गिरते गए, तो वो देखना पड़ेगा यहाँ पर कप्तान को भी, बाकी टीम मेंबर्स को भी, और खासकर राजस्थान की बात करें तो जोफ्रा आर्चर जो बार बार उनकी जमकर पिटाई होती है और तेज गेंदबाजी जो होती है, उनके लिए यही खतरा होता है कि अगर एक बार उनकी मतलब उनके रन्स जो है वो जाते जाएंगे तो आपका जो स्कोर बोर्ड है ना वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं आरआर के पास, और खासकर आरआर के पास जो दिक्कतें हैं वो ये भी है कि उनका मिडिल ऑर्डर जो है ना वो बहुत वीक नजर आ रहा है हाल बिल्कुल, वो जिस तरह से मिडिल ऑर्डर को क्लिक होना चाहिए वो अब तक क्लिक नहीं हुआ है। वैसे शो की शुरुआत में हम जरूर ये बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस इस साल की पॉइंट टेबल बता रही है कि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फर्क रहा है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास एक टीम नंबर 2 पर है और एक नंबर 8 पर है तो आप भी ये बात कह सकते हैं। लेकिन आईपीएल की जो रिकॉर्ड बुक है ना वो बताती है कि बिल्कुल तगड़ी फाइट रही है इन दोनों टीमों के बीच। बहुत कम टीमें ऐसी हैं जहां आपको इस तरह के रिकॉर्ड मिलेंगे जहां बहुत नेक टू नेक फाइट हो। क्या कहती है रिकॉर्ड बुक, आपको ये दिखा देते हैं तो आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर कांटे की टक्कर हम क्यों कह रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान और दिल्ली में हमेशा कांटे की टक्कर रही है। 29 मैच अभी तक खेले गए हैं। राजस्थान की टीम को 15 मैच में जीत मिली है और दिल्ली की टीम ने 14 मैच में बाजी मारी है। यानी 15 और 14 कितना क्लोज फाइट रहा है इस लीग के इतिहास में इन दोनों टीमों का, ये हमने देखा है। अब ये जो पॉइंट है वो कह रहा है कि दिल्ली के पास आज रिकॉर्ड बराबरी करने का मौका है, लेकिन अंकिता से पूछते हैं कि जरा अगर ये मौका दिल्ली की टीम को हाथ इसको भुनाना है, अगर वाकई यहां पर 14 को 15 करना है और 30 में 15-15 की बाजी करनी है, क्या करना होगा अंकिता? अगर आपके पास कुछ सलाह हो अक्षर पटेल को देने के लिए तो। सबसे पहले बात तो यह है कि यहाँ पर चेस करते हुए टीम जो है वो जीतती है, तो आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और गेंदबाजी में आपको जैसा अभी हाल फिलहाल में पंजाब ने किया, पिछली बार तो लेकिन चेस करते हुए नहीं जीती थी अभी दिल्ली में। हाँ, लेकिन मतलब जो आंकड़े कहते हैं पहले बल्लेबाजी की थी और अपने स्कोर को डिफेंड किया। नहीं, अगर हम आंकड़ों की बात करें, ओवरऑल अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर चेस करते हुए टीम ने ज्यादा मार्जिन में मैच को जीता है, यानी कि 46 मैचेस में जो चेस करने वाली टीम है वो जीत हासिल कर पाई है। लेकिन हम बार बार वही कहते हैं कि हर मैच जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये लगता है कि आंकड़े मतलब ओस है, ड्यू है, तो आप शायद यहाँ पर थोड़े से मतलब चेस करने के लिए जाएंगे, लेकिन वही चीज है कि आपको यहाँ पर बल्लेबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी बल्लेबाजी आती है तो जैसे मतलब हैदराबाद ने पिछले साल 2024 में दिल्ली को हराया था, 286 माफ कीजिएगा 266 रन यहाँ पर बनाए थे, तो ऐसा ही कुछ स्कोर बनाना पड़ेगा आपको भी। अगर आप पहले बल्लेबाजी आप करते हैं तो आपको जो हम कहते हैं ना पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल, और खासकर जो हमारे ओपनर्स हैं उनको अच्छी खासी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और इस बार डुप्लेसी को चलना पड़ेगा, क्योंकि आप आरसीबी में एक अच्छा खासा आपका दमखम देखने को मिला था। भले ही आरसीबी ने ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन वहां पर अगर पर्टिकुलर किसी प्लेयर की बात करें तो वहां पर फैफ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब दिल्ली की बारी है कि दिल्ली के लिए वो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी तक तो वो मतलब धुआंधार बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली, लेकिन आज के मैच में ऐसा लग रहा है कि अब आज डुप्लेसी का बल्ला बोलेगा। आज डुप्लेसी का बल्ला बोलेगा, ऐसा अंकिता को ही नहीं लग रहा है, ऐसा दिल्ली के हर एक फैन को लग रहा है। लेकिन जो बुरी खबर है वो ये है कि अभी तक उनका खेलना ही तय नहीं है। यानी अभी सस्पेंस है कि वो आज के मैच में भी आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे या नहीं देंगे। और यही इस लीग में होता भी आया है कि किसी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द जब आप ढेर सारी योजनाएं बना लें, बहुत ढेर सारी प्लानिंग कर लें, पता चला वो अगर खिलाड़ी किसी वजह से ना खेल पाए तो फिर वो सारी की सारी चीजें जो है वो बैकफुट पर चली जाती हैं, आपकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी रह जाती है। बेहतर हमेशा वो टीम करती है जो टीम के हिसाब से प्लानिंग करती है, जो एक समूह में बात करती है, समूह में योजनाएं बनाती है, ना कि किसी एक या दो खिलाड़ी के इर्द गिर्द कि साहब हम सारी योजनाएं ना विराट कोहली के इर्द गिर्द बना दें, या हम सारी योजनाएं मान लेते हैं आज की तारीख में क्रिस गेल होते हैं और बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं उनके इर्द गिर्द बना दें। ऐसा होता नहीं है। आपको टीम गेम में हमेशा योजनाएं टीम को ध्यान में रख के बनानी होती हैं। चलिए, फाफ डुप्लेसी की बात चली है तो इसी बहाने प्लेइंग 11 भी समझ लेते हैं, जहां पर पहला ही जो पॉइंट है वो बता रहा है कि अभी उनकी फिटनेस पर सस्पेंस है। यानी अगर डुप्लेसी फिट नहीं हुए 100% तो हो सकता है आज भी आपको ना दिखाई दें। अगर वो खेले तो जेक फ्रेजर की वो जगह लेंगे, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक विदेशी खिलाड़ी आएगा तो दूसरा विदेशी खिलाड़ी बाहर जाएगा। ट्रिस्टन स्टब्स और मिचेल स्टार्क बाकी विदेशी खिलाड़ी हैं इस टीम में। अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, करुण नायर और आशुतोष जैसे स्टार प्लेयर्स भी हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल जो कप्तान है, अभी तक बहुत अच्छी कप्तानी करते आए हैं। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे, बहुत कम लोगों को लगा था कि वो इस तरह के नतीजे देंगे, लेकिन अभी तक अगर सिर्फ एक मैच में उनकी टीम हारी है, 4 मैच जीती है, तो निश्चित तौर पर अक्षर पटेल की कप्तानी, उनके कूल हेड मतलब वो शांत दिमाग से चीज़ों को परखने का जो
एक नजरिया है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। और कुलदीप यादव तो खैर कमाल के गेंदबाज है, मैच विनर है, इस फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो टीम पूरी एक तरीके से फाफ डू प्लेसी को अगर हटा दें तो टीम बिल्कुल सेट है, उसको जिस तरह की चीजें करती आई है बस वही करना है। हाँ, वो चैलेंज यही होगा, चुनौती यही होगी अंकिता, कि आप अपनी गलतियों से सबक लेकर उसको कितनी जल्दी सुधार ले और वो जो एक हार मिल गई उस हार के झटके से या उसके सदमे से फटाक से बाहर निकले, वापस जीत की पटरी पर आए, यही चैलेंज होगा। बिल्कुल यही चैलेंज होगा। और खासकर हमने देखा था कि करुण नायर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी पिछले मैच में की, 89 रनों की शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि वो बल्लेबाजी उनकी थोड़ी सी बेकार गई, लेकिन अगर पर्टिकुलर प्लेयर की बात करें तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में करुण नायर चल रहे हैं और ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो दिल्ली जीत की दहलीज पर भी आ सकती है और दहलीज से फिर हम ट्रॉफी पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो करुण नायर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वैसा ही आज कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वही होम ग्राउंड आपका है, वही आपका जो मैच पिछले मुंबई के साथ खेला गया था, पिच भी वही शायद रहने वाली है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा आपका कि बल्लेबाजी कैसे करनी है, गेंदबाजी कैसे करनी है, आपका ही होम ग्राउंड है। लेकिन आरआर के पास वीकनेस यही है कि आरआर की जो गेंदबाजी है ना, जोफ्रा आर्चर जो है वो हर एक मैच में हमने देखा था कि उनकी जमकर पिटाई होती है और पिछले मैच में जो आरसीबी के साथ मैच हुआ था वहां पर भी जमकर जोफ्रा ने रन लुटाए थे। तो यहाँ पर अभिषेक पोरेल को अच्छा करना पड़ेगा दिल्ली के लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव और विपराज ने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। हालांकि उस मैच में हमने देखा था कि दिल्ली बहुत दूर नहीं थी मैच के, करीब का मामला था, लेकिन वही है कि मतलब जो मैच में अच्छा करेगा वही विजेता होगा। बिल्कुल, जहां पर मैच फंसा हो वहां पर ना फिर अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता। वहां पर आप अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, आप अपने आप को किस तरह से इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि 2 बॉल 3 बॉल और मुझे अभी अगर मैं रुक गया तो मैं अपनी टीम को जिता दूंगा। याद कीजिए वो हार्दिक पांड्या की मुस्कान, जब उन्होंने एक मैच में अपने साथी खिलाड़ी की तरफ देखा और हंसते हुए इशारा किया कि मैं हूं, चिंता मत करो, तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, या धोनी के लिए जो कहा जाता है कि धोनी मैच को बहुत एंड तक ले जाते थे, अभी नहीं, मतलब जब धोनी अपने पीक पर थे, अब तो आजकल तो उस पर सवाल उठने लगे। लेकिन हाँ, खिलाड़ी जैसे जैसे अनुभवी होते जाता है वैसे वैसे उसको ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर गेंदबाज के ओवर में रन ना बन रहे हो, लेकिन वो ओवर 6 गेंद का ही होगा, उसके बाद दूसरा गेंदबाज आएगा, वहां पर मुझे 2 रन 4 रन एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे, मैं वो जोड़ लूंगा। ये काबिलियत जो है मेरी, उस पर अब मुझे भरोसा होना चाहिए। यही सारा खेल है। इसी खेल को जो टीम करती है तो वो मुश्किल परिस्थितियों में वहां से निकल जाती है। राजस्थान के प्लेइंग 11 की भी चर्चा कर लेते हैं। वहां पर एक बदलाव आज संभव है। अगर वो बदलाव होता है तो थोड़ा सा आपको एक अलग तरीके से टीम का सेटअप दिखाई देगा, वरना राजस्थान की टीम भी प्लेइंग 11 के लिहाज से अब लगभग सेटल हो गई थी। क्या बदलाव है? ये बदलाव जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि तुषार देशपांडे की जगह आकाश मडवाल खेल सकते हैं। संजू, यशस्वी, नीतीश और रेयान, ये 4 खिलाड़ी हैं जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे, बल्कि मिडिल ऑर्डर में इनको शिमरॉन हेटमायर और ध्रुव जुरेल का भी साथ मिलेगा। जोफ्रा आर्चर, जिनको लेकर अंकिता ने अपनी आशंका जताई कि भाई बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, लेकिन परेशानी तब आती है जब एक बार उनके रन लुटने शुरू होते हैं तो फिर वो रनों की जो रफ्तार है उस पर लगाम भी नहीं लगा पाते, विकेट भी नहीं ले पाते, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 70 से ज्यादा रन दे रहे हैं अपने 4 ओवर में, या बल्कि 50 से भी ज्यादा रन दे रहे हैं, और आप वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर है, तो फिर ये सवाल तो उठेंगे कि क्या जोफ्रा आर्चर अपने लय में नहीं है। हसरंगा है, बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं और एक तरीके से देखा जाए तो बाजी पलटने का मादा रखते हैं, लेकिन मजा तब आएगा जब ये सारे खिलाड़ी एक साथ क्लिक हो। अंकिता, मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, आपके सामने अगर संजू सैमसन, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, उसके बाद आपके सामने नाम आए नीतीश राणा का जो कप्तानी कर चुके हैं, रेयान पराग का नाम आए जो आपको इस सीजन की शुरुआत में मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं, कहने को ये सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन इस लीग को, इस फॉर्मेट को, T20 फॉर्मेट को इतनी बारीकी से समझते हैं ये चारों नाम। मतलब इसमें मैंने शिमरॉन हेटमायर का नाम नहीं लिया है, ध्रुव जुरेल का नाम नहीं लिया है। 4 नाम जो लिए हैं वो 4 नाम अपने आप में ऐसे हैं कि 4 में से 2 भी चल गए तो आपका काम हो गया। बिल्कुल, और हमने हमेशा देखा है कि जायसवाल अभी तक वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक ने तो अपने आप को प्रूव किया। अभिषेक की बात करें तो हैदराबाद के खिलाड़ी हैं वो, उन्होंने भी हमने देखा कि लगातार ट्रोल हो रहे थे और लगातार हमने देखा था कि 4 मैचेस में कुछ नहीं कर पाए थे, सस्ते में आउट हो गए थे, डबल डिजिट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे, लेकिन उसके बाद शतकीय पारी खेली और 141 रनों की शानदार बल्लेबाजी की। तो वैसा ही कुछ जो है ना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जब आपके साथी खिलाड़ी ऐसा करते हैं, हम उम्र के खिलाड़ी ऐसा करते हैं, तो फिर आप पर भी वो प्रेशर आता है, और खासकर ओपनर के तौर पर आपको बल्लेबाजी इसलिए भी अच्छी करनी पड़ती है क्योंकि आपको
अब T20 जो रहा ऐसा नहीं रहा कि आपको 150 में ऑल आउट हो जाना है, आपको बड़े मार्जिन तक मैच को ले जाना है। और खासकर बात यही होती है कि अगर आप 200 के पार का स्कोर ले जाते हैं तो सामने वाली टीम अपने आप में प्रेशर जो है उनके अंदर थोड़ा सा क्रिएट होता है। तो जायसवाल हो या फिर संजू सैमसन हो, क्योंकि संजू सैमसन पर भी सवाल उठेंगे, कप्तान है और आरआर के कप्तानी तो आपने बहुत सालों से कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि क्या मतलब कमजोरी है आपकी, क्या ताकत है आपकी ताकत यही है कि आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वहां पर नीतीश राणा को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सिर्फ एक अर्धशतक से काम नहीं चलेगा, आपको हर मैच में थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो 40 रन हो चाहे वो 30 रन हो, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूट आप करेंगे तो आप मैच को बनाएंगे। और फिर मतलब वही चीज है कि 4 में से 2 अगर आपको जीत मिली, अगर यही उल्टा होता कि 2 हार होती और 4 जीत होती तो शायद थोड़ी सी ये पच भी जाती बात कि भाई इतने बड़े खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन है यहाँ पर, इसके अलावा रियान पराग। अब रियान पराग की बात करें तो एक मैच जब उन्हें कप्तानी से हटाया क्या गया था, मतलब संजू सैमसन जब आए थे तो वो कप्तानी से हट गए थे, तो वहां पर उनका बल्लेबाजी करने का जो लय था वो साल 2024 वाला लग रहा था। लेकिन उसके बाद से सिर्फ एक मैच में आप ऐसा करेंगे तो फिर मतलब फॉर्म तो आपकी खराबी कही जाएगी, और ऐसे में फिर आप ट्रॉफी तक तो कैसे पहुंच पाएंगे, बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, यानी 100 की सीधी बात यह है कि आपके परफॉर्मेंस में वो जो कंसिस्टेंसी की बात होती है वो हमेशा होना चाहिए। एक मैच में अगर आप रन बना दें और एक मैच जिता दें तो उससे ट्रॉफी नहीं मिलती, उससे प्लेऑफ में जगह भी नहीं मिलती, बस उससे यही होता है कि एक मैच में आपकी वाहवाही हो जाती है, लेकिन टीम की वाहवाही नहीं हो पाती। टीम की वाहवाही होने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जो बड़े ही ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं इंडिविजुअल तौर पर, अगर आप देखिए इनको कलेक्टिव एफर्ट करना होगा, अपनी टीम को जीत दिलानी होगी। और वो जो अभी अंकिता ने कहा ना कि अगर 4 जीत और 2 हार होती तो शायद इतने सवाल नहीं उठते, लेकिन है इससे ठीक उल्टा, यानी 2 जीत है और 4 हार है, इसलिए सवाल उठ भी रहे। चलिए, सवाल दिल्ली की पिच पर नहीं उठेंगे अंकिता, क्योंकि रन्स बन रहे हैं यहाँ पे, वरना हमेशा ये होता था कि दिल्ली में खेलने वाली टीम रोती ही रहती थी कि पता नहीं कैसी पिच है यहाँ की, 2020 फॉर्मेट में भी इस पर रन नहीं बनते हैं। क्या कहती है पिच, ये भी आपको बता देते हैं। पिछले मैचों में लगातार जो है यहाँ पर 200 रन जो है उसका आंकड़ा जो है वो पार हुआ है। 200 रन एक तरीके से हायर साइड पे माना जाता है। अब भी T20 के फॉर्मेट में 180 190 रन तो एट पार माना जाता है, लेकिन अगर 200 रन किसी पिच पर लगातार बन रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो पिच बल्लेबाजों को अच्छी खासी मदद दे रही है। पिछले मैच में भी मुंबई इंडियंस ने 205 रन बनाए थे, जिसका जिक्र अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मैच में इस शो के दौरान कर भी रहे थे। साथ ही साथ जो खबर है वो ये भी है कि स्पिन जो है, स्पिनर्स जो है वो यहाँ पर मददगार होगी उनके लिए ये विकेट। तो ये बल्लेबाजों के लिए एक तरीके से इम्तहान भी होगा, जहां पर आप रन्स तो हैं विकेट में, लेकिन आपको अपने बेसिक्स जो है ना, वो जो डूज और डोंट्स वाली लिस्ट दी जाती है, आप किसी भी बल्लेबाज को बल्लेबाजी से पहले उसके कोच साहब देते हैं, नहीं तो फिर वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है वहां जो टीम का कोच होता है वो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्पिनर्स आपको ललचाएंगे, लेकिन आपको संभल कर खेलना है। रन अगर बनाने हैं तो आपको वो सारी तकनीक जो आपको सिखाई गई है उसको अप्लाई करना होगा। मतलब रन है इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ आड़े तिरछे शॉट्स खेलकर रन बना लेंगे, आपको वहां अप्लाई भी करना होगा अपने स्किल्स को। हाँ, क्योंकि जैसे हमने देखा कि छोटी बाउंड्री है, तेज आउटफील्ड है, तो यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए तो स्वर्ग मानी जाती है पिच। जैसे अभी हमने बात की कि पहले जो पिच थी ना वहां से थोड़ी दिक्कतें पैदा होती थी, रन्स नहीं बन पाते थे, लेकिन पिछले मैच की बात करें और 1 आध साल से वहां पर हमने देखा है कि अच्छी बल्लेबाजी भी देखी गई है और अच्छे खासे रन्स भी बने, चाहे इंटरनेशनल मैचेस की बात करें चाहे IPL की बात करें। अब क्योंकि होम ग्राउंड में मैच होता है तो लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो टीम है, खासकर दिल्ली कैपिटल्स अभी तक जीती नहीं है, नाम बदले, कप्तान बदले, तस्वीर और तकदीर अभी तक बदली नहीं है। तो उम्मीद है कि आज के मैच में दिल्ली वालों का दिल जो है ना एक बार फिर से अक्षर पटेल जो है वो धड़काने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल पर सवाल उठ रहे थे। जब कप्तानी उन्हें मिली थी तो लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई डुप्लेसी को कप्तानी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि कप्तानी तो वो RCB के लिए कर चुके हैं। लेकिन 4 मैच बैक टू बैक जीतने के बाद एक हार जो आई है, चलिए ठीक है हर बार आप जीतेंगे नहीं, लेकिन सोच यही होनी चाहिए कि हर एक मैच में जो है ना आप इतना अच्छा प्रदर्शन करें कि बाद वाली जो मैच रहे ना उसके लिए आपको दिक्कतें पैदा ना हो। तो ये छोटी आउटफील्ड है और खासकर बाउंड्री है, माफ कीजिएगा, बाउंड्री छोटी है, आउटफील्ड तेज है, तो वहां पर बल्लेबाजी अच्छी होगी और तेज गेंदबाजी है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर है तो तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती है। अगर यहाँ पर टिक कर बल्लेबाजी हो गई तो सामने वाले फिर गेंदबाज की धज्जियां भी उड़ाई जा सकती है और खासकर जैसे जैसे मतलब ओवर्स जो है वो मतलब होते जाएंगे और उसके बाद आपको स्पिन डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर बोलबाला देखने को मिल सकता है। तो कुलदीप यादव है, उम्मीद है कि जैसा उन्होंने पिछले मैच में किया था वैसा ही कुछ प्रदर्शन आज के मैच में भी देखने को मिले। बिल्कुल, और यही उम्मीद है भी, दोनों ही टीमों को यही उम्मीद होगी कि उनके स्पिनर्स जो है वो अगर कोई परचेज है विकेट पर तो उसको हासिल करें, वहां से उस मदद को लें और फिर
दूसरी टीम को परेशान करें। चलिए, हमारा तो जो इरादा है वो आपको परेशान करने का कतई नहीं है, बल्कि आपको इनाम देने का इरादा है। यानी आपसे सवाल पूछने का इरादा है, बहुत ही आसान, और उसके बाद अगर आप उसका सही जवाब देते हैं और अगर आप 3 लकी विनर्स में होते हैं तो आपको एक पुरस्कार भी मिलेगा। क्या है आज का वो बेहद आसान सा सवाल, वो सवाल आपको बताते हैं और साथ ही साथ अंकिता आपको बताएंगी कि इस क्विज में पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का तरीका क्या है। तो सवाल आपके पास ये है कि आईपीएल 2025 में खेल रहा कौन सा खिलाड़ी सुनील शेट्टी का दामाद है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, केएल राहुल और नीतीश राणा। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.tv9hindi.com और ये ऑप्शन जो है वो बहुत ईजी है। आप मतलब इस ऑप्शन को ईजिली भी बता सकते हैं और 3 पुरस्कार आपको मिल सकता है। बिल्कुल, और पीसीआर में इस वक्त 3 लोग हैं हमारे साथी, और उसमें जो उमा जी हैं वो बता रहे हैं कि तीनों ने एक ही सुर में सही बता दिया है, लेकिन समस्या उमा जी को बता दिया जाए कि टीवी9 के लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये नियम है, वरना तो फिर आप ही लोग जीत जाएंगे। तो ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये प्रतियोगिता है और www.tv9hindi.com पर आपको जाकर इसमें हिस्सा लेना है। अब बात करते हैं बीते रात के मैच की, जहां पर लड़ाई इस बात की नहीं थी कि मैच जीतना है या हारना है, लड़ाई इस बात की थी कि कौन ज्यादा खराब खेलेगा। अपने 20 साल के से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है क्रिकेट कवर करने का, उसमें कुछ मैचेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर ये नहीं समझ में आता कि किस टीम के लिए, मतलब आपको नतीजा बता दिया जाएगा कि एक्स टीम जीत गई तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है वाई टीम खराब खेली इसलिए एक्स टीम जीत गई। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि एक्स टीम भी बहुत खराब खेली, बस किस्मत अच्छी थी कि वो जीत गई, कुछ ऐसा ही एक हैरान करने वाला मुकाबला देखने को मिला। और वो मुकाबला था केकेआर वर्सेस पंजाब, यानी कोलकाता वर्सेस पंजाब, जहां पर पंजाब की टीम ने जीत तो हासिल कर ली, जीत और हार का अंतर भी जो था वो 16 रन का था। यानी अगर आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी कन्विंसिंग जीत दिखाई दे रही है, लेकिन कहानी जो है वो कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि पंजाब की टीम ने सिर्फ 111 रन बनाए थे, यानी बहुत ही खराब बल्लेबाजी हुई थी उसकी टीम की तरफ से। लेकिन कोलकाता की टीम ने कहा कि हुजूर आला अभी रुकिए, हम आपसे भी खराब खेलेंगे, हम 95 रन ही बनाएंगे ताकि आप जीतिए, और ना सिर्फ जीतिए बल्कि कन्विंसिंग तरीके से जीतिए। जीत और हार के बीच एक ठीक ठाक एक अंतर भी दिखाई दे। बड़ा मतलब ठीक है, आईपीएल में पॉइंट टेबल के हिसाब से अगर बात की जाए तो पंजाब को 2 पॉइंट मिल गए, कोलकाता के लिए मायूसी वाला मैच रहा। मुझे लगता है इस तरह के मैच जो है वो फैंस को बहुत हैरान करते हैं कि भाई वो देखने तो गए थे, चौके छक्के, वहां रन भी नहीं बने। एक टीम ने डिसअपॉइंट किया तो दूसरी टीम ने कहा कि लीजिए हम जो है थोड़ा सा और इसमें मतलब आग में घी डाल देते हैं, हम आपसे भी खराब खेलते हैं। वही एक कहावत है ना कि हम शेर, तुम शेर तो हम सवा शेर, वैसा ही कुछ यहाँ पर हाल पंजाब और केकेआर का देखने को मिला। पंजाब ने कहा कि भाई हम चेस भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आप रन दे दिए हम चेस भी कर सकते हैं और डिफेंड भी कर सकते हैं। ये पंजाब की काबिलियत है और पंजाब की टीम ने हमेशा हमने देखा है कि श्रेयस अय्यर जैसे ही कप्तानी उन्हें मिली तो दिशा और दशा थोड़ी सी चेंज हो रही है। जो कॉन्फिडेंस लेवल रहा है खिलाड़ियों में वो नजर आया, क्योंकि अगर आप 111 में ऑल आउट हो जाते हैं, 15 ओवर में मैच खत्म हो गया था। चाहे हम पंजाब की बात करें, उनकी भी टीम जो है वो पूरी ऑल आउट हो गई थी और जब बारी आई यहाँ पर केकेआर की तो केकेआर के सारे बैट्समैन जो है वो एक एक करके आउट हो गए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना वो, चलिए बल्लेबाजी सिर्फ एक बार आपको मिलती है, बल्लेबाज सिर्फ एक बार बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन गेंदबाज के पास 4 ओवर होते हैं कि भाई मैच को कैसे जिताया जाए। तो वहां पर प्रदर्शन हम आगे बात करेंगे, लेकिन वही चीजें होती है कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई आप मैच भले ही मतलब बल्लेबाज जिताते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स की बात जब आती है तो वहां पर गेंदबाज अपना हल्ला बोलते हैं और ऐसा ही कुछ किया यहाँ पर पंजाब की टीम ने। और पंजाब की टीम ने इस मैच को इजिली नहीं जीता था, वो भी टफ कॉम्पिटिशन था कि भाई हमारे बल्लेबाज जो हैं वो 111 पर ऑल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजों पर प्रेशर था कि कैसे गेंदबाजी की जाए कि इनकी टीम भी मतलब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि टीम जो है वो ये भी टीम ऑल आउट हो जाए और जल्दी से मैच जीत लिया जाए। शायद देर थी, मतलब थोड़ी जल्दी थी, जल्दबाजी थी कि मैच को जल्दी खत्म किया जाए और हम लाइव जल्दी कर पाए। वो भी था वो भी था। और मुझे तो मतलब 83 के वर्ल्ड कप फाइनल का जो कपिल देव किस्सा बताते हैं वो बहुत ऐतिहासिक किस्सा है और वो समझने के लिए भी है। मतलब 183 रन बनाती है भारतीय टीम, तो कपिल देव जाकर सिर्फ एक बात कहते हैं, हमने बना लिए हैं, उन्हें अभी बनाना है। तो ये जो चैलेंज होता है ना, वो शायद कल के मैच में देखने को मिला कि पंजाब की टीम ने यही कहा होगा अपने आप से कि चलो ठीक है, विकेट मुश्किल थी, कुछ बॉल बहुत नीचे रह जा रहे थे, कुछ में बाउंस था, सब स्पिन था, टर्न था, सब कुछ था, बल्लेबाजों का इम्तिहान था। हमने ऐसे विकेट पर 111 रन बना लिए हैं और हम दो ही चीजें, एक तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि साहब सिर्फ 111 रन बने, हम तो हार जाएंगे, और या फिर हम उनके लिए ये 111 रन जो है उसको 211 जैसा बना दें, इस तरह का माहौल बनाए। और वो माहौल बनाया
गेंदबाजों ने, जिसकी बात अभी आप भी कह रही थी कि गेंदबाज किस तरह से मैचेस पर, टूर्नामेंट्स में इंपैक्ट डालते हैं, ये देखने को मिला। लेकिन बल्लेबाजों का, दोनों ही टीमों के, मतलब किसी एक टीम की बात हम नहीं कर रहे, दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों का जो हश्र रहा वो आपको इस अपडेट पे दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि बल्लेबाजों की हालत किस तरह से खराब थी। दोनों ही टीमों के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। 12 खिलाड़ी ऐसे थे अंकिता जो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे। अंकुरिश रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, यानी एक मैच में 37 रन अगर हाईएस्ट स्कोर है दोनों टीमों की तरफ से मिलाकर, तो आप समझ सकते हैं कि वहां बल्लेबाजों की क्या स्थिति रही होगी। स्पिनर्स का बोलबाला रहा और इस बोलबाले में भी स्टार रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 4 विकेट निकाले। यानी अगर अभी वही बात जो हम कह रहे थे ना, हम लोग जब छोटे थे तो एक चुटकुला चलता था हमारे यहाँ कि रिजल्ट लेके गए, 6 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल थे, तो पिताजी ने जब आंखें तरेर के दिखाई कि 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो जो तर्क आया बच्चे की तरफ से मासूम, उसने कहा कि मैं तो 2 ही विषय में फेल हूं, वो विकास तो 4 विषय में फेल है। तो शायद थोड़ा सा पिताजी से डांट खाने में बच जाए। तो कल जो बल्लेबाजों की स्थिति थी ना, वो कुछ ऐसी थी कि मैं तो 0 पर आउट हुआ ही हूं, वो भी 0 पर आउट हो गया है। तो फिर दूसरे ने कहा साहब मैं वो भी आउट हो गया। तो बड़े बड़े नाम कल के मैच में आप अगर स्कोर बोर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनके नाम के आगे वो बड़ा ही प्यारा सा, सुंदर सा और मासूम सा दिखने वाला एक शून्य दिखाई देगा, जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, खासतौर पर जब स्कोर बोर्ड में आपके नाम के आगे लिखा हो तो फिर बहुत कुछ होता है उससे। उसकी बात कभी बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजों की जो कि इस फ्लॉप शो का पार्ट 2 भी आपको बताते हैं, जो भी अंकिता ने इंडिकेट भी किया था कि दोनों ही टीमें 20-20 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई। अब ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा होता होगा कि दोनों ही टीमें जो है वो बल्लेबाजी ना कर पाए 20 ओवर तक। एक टीम ना कर पाए, बात समझ में आती है, लेकिन यहां पर पंजाब किंग्स ने 15.3 ओवर बल्लेबाजी की और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.1 ओवर बल्लेबाजी की। पंजाब के कप्तान की हालत, श्रेयस अय्यर, वही जो जिस खूबसूरत और सुंदर से शून्य की हम बात कर रहे थे, वही शून्य उनके हिस्से आया और अजिंक्य रहाणे ने 17 रन जरूर बनाए, लेकिन यहां पर कोई फायदा नहीं उन 17 रन का। और आगे हम आपको बताएंगे भी उन्होंने जो कहा, लेकिन 17 रन किसी काम नहीं आए। अगर टीम हार गई तो फिर वो 17 रन भी किसी काम के नहीं है। कुल मिलाकर कंप्लीट फेल्योर फ्रॉम बोथ द साइड्स इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि भाई 111 रन अगर आप बनाते हैं, मतलब सामने वाली टीम बनाती है, तो माइंड में ये रहता है यार कि 100 रन तो बनाने हैं। मतलब 111 को हम 100 ही काउंट करें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दिमाग में होता है कि 100 रन है तो इजीली चेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच के चलते हैं कि 111 बनाने और अचानक से सिलेबस चेंज हो गया पूरा, मतलब पढ़ के गए थे हम, मतलब लॉन्ग आंसर और कुछ और आ गया, मतलब यही सारी चीजें होती है कि सिलेबस पूरा चेंज हो गया था। वैसा ही सिलेबस जो था वो जब बैटिंग करने KKR की आई तो एक के बाद सारे विकेट्स गिरते गए। हमें लगा कि चलिए मतलब स्टार्ट के विकेट्स गिरते हैं तो लगता है कि इतना बड़ा रन चेज नहीं था कि आप चेज नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, उस दिन ये दिन जो था वो पंजाब के गेंदबाजों के लिए था, क्योंकि पंजाब की गेंदबाजी की हम तारीफ करें या फिर KKR ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस मैच में अगर खराब प्रदर्शन रहा है वो बल्लेबाजी रही उनकी, चाहे दोनों ही टीमों की बात करें, लेकिन वही है कि चेज नहीं कर पाए, शायद ये आपकी गलती। अगर ये गलती आप स्वीकार करते तो अच्छी बात है और आगे अगर बढ़ जाते इस गलती को लेते हुए कि भाई अगर ये गलती की है तो आगे के मैचेस में इतनी बड़ी गलती ना की जाए और किसी भी स्कोर को आप कम नहीं आके कि सामने वाली टीम अगर 90 पर ऑल आउट हो जाती है तो हम 90 चेज कर पाएंगे। इस मैच में ये शिक्षा मिलती है आपको, जैसे नैतिक शिक्षा होती है ना, एक होता है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई आगे के मैचेस में आप ध्यान रख के चलिए कि कितना बड़ा भी स्कोर हो, चाहे वो छोटा से छोटा स्कोर हो, वो भी डिफेंड हो जाता है, वो भी चेज हो जाता है। ये करके दिखाया है यहाँ पर पंजाब की टीम ने और डिफेंड किया है। मतलब ये दाद देनी पड़ेगी कप्तानी की, जिस तरीके से रोटेशन किया गेंदबाजों का। बिल्कुल, चहल की तारीफ करनी पड़ेगी। हम बार बार कह रहे थे कि भाई 18 करोड़ का टैग लगा है आपके ऊपर और ये बहुत अच्छी बात है कि 111 को चेज करना, क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा होता है गेंदबाजों पर। चलिए बल्लेबाजी तो बल्लेबाज करके चले गए, अब गेंदबाजों को मैच बनाना पड़ेगा, तो ये प्रेशर काफी ज्यादा होता है और अच्छी बात है कि चहल यहाँ से चले और उम्मीद है कि ऐसे ही चहल पहल करते करते पंजाब को ट्रॉफी भी मिल जाएगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो 111 रन जब आप डिफेंड कर रहे हो तो बॉलर्स के मन में इस भरोसे का भी आना कि हम इसको कर लेंगे। मतलब चहल के लिए ये इतना आसान काम नहीं होगा, 4 विकेट उन्होंने ले लिए, अपनी टीम को जिता दिया, ये सब कुछ अलग है, लेकिन ये सोचना भी कि 111 रन हमें डिफेंड करने बहुत बड़ा टास्क होता है। सारी लड़ाई तो दिमाग से लड़ी जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आज जो हम लोगों की कहानी की सीख है वो यही है कि हमेशा आप अपने आप को अप रखें, हथियार न डालें, लड़ाई लड़ें, क्या पता किस्मत आपका साथ दे जाए। और जिस तरह से किस्मत ने साथ दिया पंजाब का, वो वाकई में इस सीजन के अब तक के एक इंटरेस्टिंग मैच में रहा। भले ही बहुत ही लो स्कोरिंग मैच रहा, लेकिन इस मैच की चर्चा जरूर होगी। अब आपको बताते हैं अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने उनकी बात में वो हताशा दिखाई दी, वो निराशा दिखाई दी कि आप इतने
छोटे टोटल को भी हासिल नहीं कर पाए। इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैंने गलत शॉट खेलकर विकेट गंवाया, इसी के बाद परेशानी शुरू हुई। मैं उस वक्त जोखिम नहीं लेना चाहता था। विकेट पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन 111 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। हमारे बल्लेबाजों ने वाकई खराब प्रदर्शन किया। पंजाब जैसी मजबूत टीम के खिलाफ गेंदबाजों ने अपना काम शानदार तरीके से किया था। टीम को मिलकर इस हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं बहुत हताश हूं। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप बैटिंग और बॉलिंग दो डिपार्टमेंट ले लें अंकिता, तो बॉलर्स ने तो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया था। भाई इससे ज्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि पंजाब की टीम को अगर 111 रन पर उन्होंने समेट दिया तो आप उन पर तो कोई क्वेश्चन दूर दूर तक नहीं रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन रेस करना है, आप आंख मूंद के अपने बल्लेबाजों को क्वेश्चन कीजिए और उनसे पूछिए कि भाई आपने गेंदबाजों की मेहनत पर पानी क्यों फेर दिया। और यही चीज़ें हम बार बार भी कहते हैं कि भाई चलिए ठीक है, जिम्मेदारी यहाँ पर रहाने ने ली और कहा भी कि भाई हताश हूँ, निराश हूँ। और ये हताशा निराशा जो है ना, जब टैग प्राइस पर आती है ना, प्राइस टैग पर आती है, तो वेंकटेश को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं पाएंगे। जब इतना छोटा सा टोटल था, आप उसे चीज नहीं कर पाए। गेंदबाजों ने बखूबी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हर्षित ने 3 विकेट चटकाए, 2 विकेट जो है वो चक्रवर्ती को मिले। तो ये चीजें मैटर करती है कि भाई आपके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी कब आपकी धुआंधार होगी किसी भी बैट्समैन ने। और अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर रहाणे ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि 3 नंबर पर अगर आप बल्लेबाजी करने आते हो तो बाकी के बैट्समैन भी हैं, आप वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हार मतलब उन्होंने कहा कि भाई मतलब ज़्यादा कुछ बात करेंगे तो चर्चाएं ज़्यादा होगी, तो इससे अच्छा कि ये कहा जाए कि भाई हार से निराश हो, लेकिन आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की जाएगी। अब इस मैच को लेकर आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रोमांच और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और खासकर पॉइंट्स टेबल की जो लड़ाई है ना, अब ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा है कि दिल्ली की टीम की बात करें तो दिल्ली भी दूसरे पायदान पर है। अगर एक हार आपकी आती है तो नेट रन रेट भी आपका गिर जाएगा, और ये जो है वो आगे के मैचेस में बहुत देखने को मिलेगा। और यहीं से केकेआर को भी अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। केकेआर की टीम में हमने देखा था कि धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं, गेंदबाजों की कमी नहीं है, लेकिन वो चूक जो है वो शायद मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता है, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। और शायद अजिंक्य रहाणे ने एक कह सकते हैं ना कि संयम दिखाया है, कि जिम्मेदारी खुद पर ली है, अपने आप को माना है कि हाँ भाई अगर शुरुआत मिल गई थी, 17 रन बना लिए थे, उसके बाद वो शॉट खेलकर आउट होने की जरूरत नहीं थी। कप्तान है टीम के, उनकी जिम्मेदारी बाकी खिलाड़ियों से थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया है कि भाई अगर इस तरह का कोई मैच है जहां टीम मुश्किल में है तो आप टीम को मुश्किल में छोड़कर ना जाएं, बल्कि उसको पार लगाएं। मौका था उनके पास, चूक गए, हताश भी इसीलिए हैं, लेकिन हाँ अपनी टीम की बल्लेबाजी को लेकर उन्हें मेहनत करनी होगी। जितनी जल्दी इस कोलैप्स वाला जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं, उतना अच्छा रहेगा। ये जीत और ये हार दरअसल कुल मिला जुलाकर ये मैच ही ना किसी को पच नहीं रहा है। श्रेयस अय्यर को भी नहीं पच रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो जीत मिली है वो मुझे पच नहीं रही है, कैसे मिल गई मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वाकई बड़ा मुश्किल होता है जब आप सिर्फ 111 रन जोड़ें और उसमें भी आपके गेंदबाज आपको 16 रन से जीत दिला दें। क्या कहा श्रेयस अय्यर ने वो भी आपको दिखाते हैं। किस्मत अच्छी चल रही है उनकी, और रन्स भले नहीं हुए लेकिन टीम जीती, और इस टीम के साथ एक रिश्ता भी है उनका। इस पर अभी अंकिता आपको आगे बता देंगे, लेकिन पहले उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि गेंद को टर्न मिल रहा है। मैंने चहल को कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित गेंदबाजी करे, हमें आक्रामक गेंदबाजी करनी थी। इस जीत को पचाना मुश्किल है। मैं जब बल्लेबाजी के लिए गया तो मैंने 2 गेंदें खेली, एक गेंद काफी नीची रह गई और एक गेंद में उछाल था। 16 रन की जीत बताती है कि इस विकेट पर हमने ठीक ठाक स्कोर बना लिया। इस पिच पर उछाल और रफ्तार दोनों में काफी बदलाव हो रहा था, यानी मुश्किल विकेट थी। वहां पर वही बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 111 रन भी हमने बना लिया है, और दूसरी टीम को अगर जीत हासिल करनी है तो 112 रन अभी बनाने हैं। यही चीज श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम में जाकर डाली, इसी बात को समझाया, और उसके बाद जो हुआ वो नतीजा आपके सामने है। अब बताते हैं अंकिता, आप बता दीजिए। मतलब ये जीत तो उनके लिए खास भी होगी। पिछले सीजन में जिस टीम को चैंपियन बनाया था उसी के खिलाफ खेले, इतना खराब खेलने के बाद भी जीत हासिल कर ली। ये शायद क्योंकि आपने मतलब वहां पर बल्लेबाजी की और कप्तानी भी की केकेआर के लिए, तो आपको पता होता है कि वीकनेस क्या होती है और स्ट्रेंथ क्या होती है, ये भी पता होता है। लेकिन इस मैच को उन्होंने भी कहा कि भाई लक मानिए इसको, और लक इसलिए भी क्योंकि 111 रन आपने बनाए, 112 चेज करने, तो सामने वाली टीम मतलब आप खुद ही हार मान जाते हैं कि सामने वाली टीम में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, गेंदबाज अच्छे हैं, तो मैच को जिताने का वो मादा रखते हैं। लेकिन इस मैच में दोनों ही टीमों की बात की जाए तो मतलब जैसे उन्होंने कहा कि इस हार को या जीत को मैं पचा नहीं पा रहा हूं, तो मेरे लिए भी ऐसा ही हो रहा है कि इस मैच के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि 15 ओवर के अंदर अंदर दोनों ही टीमें कोलैप्स हो जाती हैं। बस वही है कि अब अगले मैच में कुछ अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, आगे के मैचेस को देखना पड़ेगा, और आगे के मैचेस को इसलिए
देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैच और भी टफ होता जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक हार आपको मिलती है आपका पूरा सिनारियो बदल जाता है। भले आप टॉप पर रहें, लेकिन अगर आप बड़े मार्जिन से मैच को हारते हैं, मैच को जीतते हैं, तो आपका पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। अब केकेआर के लिए 2024 में थे तो वो बदला भी पूरा हो गया, और बदले की भावना रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब टाइम आता है ना, तो हम वो रिवेंज भी अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी से और अपनी गेंदबाजी से दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, और वो दिखाने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर उन्होंने। और जो आपने कहा कि शायद वो जो 111 रन के बाद भी ये भरोसा अपने अंदर आया होगा ना, वो इसीलिए आया होगा क्योंकि उस टीम को वो जानते हैं। उनको पता रहा होगा कि अगर हमने थोड़ा सा कसावट भरी गेंदबाजी की, अगर हमने थोड़ा सा नियंत्रित गेंदबाजी की, तो ये टीम भी गलतियां करेगी, क्योंकि इस टीम का भी हिस्ट्री रहा है गलतियां करने का। तो ये बड़ा एक दिलचस्प मैच था। और अभी चहल की बात हो रही थी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, खुद को बैक करते हैं, हमेशा जिगरा दिखाते हैं। स्पिनर के पास जिगरा होना चाहिए कि भाई गेंदबाज जो है वो बल्लेबाज को ललकारे कि आओ मुझे मारना चाहते हो, मारो, मैं तो तुम्हें दे रहा हूं ऐसी गेंद की शॉट मारो। और बल्लेबाज वहीं पर फंसता भी है। क्या कहा चहल ने? प्लेयर ऑफ द मैच रहे और प्राइस टैग अच्छा खासा है, तो कम से कम एक मैच अपनी टीम को अपने बलबूते जिताकर उन्होंने दे दिया। क्या कहा युजवेंद्र चहल ने, ये भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने विकेट के बारे में बताया और साथ ही साथ कहा कि ये जीत पूरी टीम की मेहनत है, हम सकारात्मक बने रहना चाहते थे। पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं थी, हमारा लक्ष्य था पावर प्ले में 2-3 विकेट निकाल लिए जाएं। पिच में टर्न थी, मेरी पहली ही बॉल को टर्न मिला। श्रेयस ने तुरंत कहा कि एक स्लिप लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हमें इस छोटे लक्ष्य पर जीत हासिल करनी है तो विकेट निकालना होगा। मैंने अपनी रफ्तार में विविधता को शामिल किया, जिससे बल्लेबाज को मेरी गेंद पर शॉट खेलने के लिए मेहनत करनी पड़े। मैं हमेशा खुद पर भरोसा करता हूं। यही समअप है इस मैच का भी, यही सबक है इस मैच का। जैसे आज आपने कहा ना कि इस कहानी से सीख मिलती है, तो इस मैच से ये सीख मिलती है। जो बात युजवेंद्र चहल के स्टेटमेंट की आखिरी लाइन है कि आप अपने आप पर भरोसा रखें, आप अपने आप पर ही डाउट ना करें, आप अपने आप पर ही सवाल ना उठाने लगे, तो थोड़ी बहुत किस्मत का भी साथ मिलता है। और ये मैच जो है इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपने अपने आप को बैक किया, आपने कहा कि हाँ 111 हमने बनाए हैं, हम इनको 111 नहीं बनाने देंगे। आपके गेंदबाजों ने उसी तरह से गेंदबाजी की और फिर चहल ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। चहल ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया और बातें भी प्राइस टैग की भी हो रही थी, और ये राहत भरी सांस है चहल के लिए भी कि भाई चलिए वो प्राइस टैग जो आपके ऊपर लगा है वहां से आपने मैच को जिताया, और खासकर ऐसी कंडीशन में आपको जिताया जहां पर उम्मीदें नहीं थी, कप्तान को उम्मीदें नहीं थी। और कल का मैच आपने देखा होगा, फैंस ने भी देखा होगा यहाँ पर, तो लगा होगा कि भाई टेस्ट मैच जैसे हम खेल रहे हैं, मतलब स्लिप पे स्लिप लगी जा रही थी। जैसे हमने टेस्ट मैच में देखते हैं कि स्लिप की भरमार लगी रहती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी टर्न मिले ना, तो आप पे ये चीजें होती है कि भाई ये जो ट्रैक है ना, विकेट जो है वो थोड़ा सा स्पिन के फ्रेंडली होगा। लेकिन यहाँ पर मार्को यानसन की भी तारीफ करनी बनेगी, उन्होंने भी स्टार्टिंग के विकेट जो पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। और हमने देखा भी है कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की अगर हम बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था वहां पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अच्छी मिला जुला के यही सारी चीजें जो हमने ऑन पेपर पंजाब की टीम को देखा था, तो ग्राउंड पर भी वैसा प्रदर्शन देखने के लिए हम जाने चाहते हैं। और यही चीजें जो है वो चहल ने भी करी कि भाई अगर विकेट्स आपको मिल रही हैं तो आपको पता है कि अगले ओवर में आपके हाथ में विकेट आएगी। और अच्छी बात है कि प्राइस टैग से मतलब जो कंधे पे भार रहता है ना, कि भाई अगर आप टीम के कप्तान भी हैं और अगर आपको टीम का लीडर बना दिया गया, तो आप पर भी ये सवाल उठेंगे कि भाई इतने छोटे टोटल को आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे। तो शायद श्रेयस अय्यर ने कहा कि भाई 2024 में ट्रॉफी जिताई थी, उसके बाद से टीम से बाहर किया गया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं पंजाब के लिए मैं वैसा प्रदर्शन करूंगा। खासकर पंजाब की टीम में जब प्रीति जिंटा है, तो भाई मुस्कुराना तो जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल मुस्कुराना जरूरी है। और कई बार जब इस तरह के छोटे टोटल होते हैं, तो कप्तानों के सामने एक ही चुनौती होती है, अगर रन्स बचाने के लिए जाएं या फटाफट विकेट लेने के लिए जाएं या अटैकिंग गेंदबाजी करें। अच्छी बात है कि अटैकिंग गेंदबाजी की और उनके गेंदबाजों ने उसका अच्छा नतीजा उनको लेकर दिया, और रिजल्ट उनके अंत में अंत भला तो सब भला वाली बात है। मैच जीत गई पंजाब की टीम, 2 पॉइंट हासिल कर लिए। तो इस तरह से वो जो खुशी, वो जो चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान वहां पर कायम है। हमारी मुस्कान का जो रिश्ता है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है आपके साथ। आप हमें सब्सक्राइब करें तो हमारी मुस्कान भी बढ़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि आप हमें ना सिर्फ हमारे शोज को पसंद करते हैं बल्कि अप्रिशिएट करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, वो भी दीजिए। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।